हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। और आज की बात करते हैं तो विशेषता आपको पता होगा कि यूपी के वाला एक जो महत्वपूर्ण सेशन होता है, जहां पे हम बात करते हैं अलग अलग परीक्षाओं की, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे आपका बनरक्षी का पेपर हो, साथ ही साथ बीडीओ का एग्जाम हो, इवन आरओ और साथ ही साथ आपके पीसीएस जैसी परीक्षा की बात हो। तो इन सारी परीक्षाओं को एक रूप से समाहित करता हुआ ये आपका खासा काफी महत्वपूर्ण सेशन जो कि रोज रात 9 बजे आपको देख मिलता है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो एक एक बिंदुओं की शुरुआत करें। विशेष बागदेवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। इसी बिंदु के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूप विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। माता बागदेवी की कृपा सदैव आप सबके साथ बरकरार रहे। इसी बिंदु के साथ आज के क्लास की शुरुआत करें। इस बिंदु के साथ कि ध्यान रखिएगा, मंजिलें आसान हो जाती हैं जब कोई अपनेपन से कहता है तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और बहुत अच्छी बात कही गई है कि जब आप किसी एक कह सकते हो कि कठिनाई वाली परिस्थिति में रहते हैं या फिर कहीं संघर्ष वाले जीवन में अपना समय बिताते हैं और वहां पे आपने देखा होगा कि उतार चढ़ाव हमेशा लगा होता है, लेकिन उस उतार चढ़ाव के समय में भी अगर कोई आपके कंधे पर हाथ रख के कह दे कि बेटा तू चिंता मत कर, जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है और आगे चल करके इसके आधार पे आपका जो भविष्य होगा, मतलब जो रिजल्ट होगा वो स्वर्णिम होगा, तो उस संकल्पना की आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना महत्वपूर्ण और कितना क्रूशियल हमारे लिए हो जाता है। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा कि संघर्ष के दिनों में मंजिलें आसान हमारी तब हो जाती हैं जब कोई अपना, जैसे मम्मी पापा या फिर हमारे गुरु या फिर हमारे साथी मित्र जो होते हैं, अगर जो उन सब ने बोल दिया भाई बेटा चिंता मत कर, तू बस काम करता जा, तो चिंता मत कर, तू बस केवल काम करता जा। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो फल देने वाला है वो ऊपर बैठा है। आपका कर्तव्य केवल बनता है कि आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए और देखिएगा निस्वार्थ भाव से काम करने का परिणाम यह होगा कि अंततः आपको इस तरीके से की फल प्राप्ति होगी कि आपने जिसकी संकल्पना भी नहीं कर रखी होगी। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा। लेकिन हां, इन बिंदुओं को आधारित करते हुए भी हमें उस विपरीत परिस्थिति को नहीं भूलना चाहिए जहां पे जिन लोगों ने हमें हमेशा सपोर्ट भी किया था। तो इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। चलिएगा क्वेश्चन की शुरुआत करते ही कि निम्नलिखित में से 2020 के आंकड़ों के अनुसार क्या करा है। जब हम बात करते हैं 2020 के आंकड़े, तो इस 2020 के आंकड़ों के अनुसार सब्जी उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इस उत्तर प्रदेश का सब्जी उत्पादन में, ठीक है, वेजिटेबल की जब बात करें तो सब्जी उत्पादन में आपके उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो जैसे सब्जी की बात की, अब आपको पता होना चाहिए कि आखिर हमारा उत्तर प्रदेश किन किन चीजों के मामले में अच्छा उत्पादन करता है। तो पहले उत्पादन की जब बात करें, पहले नंबर पे तो आपने सुना भी होगा गन्ना उत्पादन और इसके अलावा चीनी उत्पादन। इसके अलावा दूध की अगर बात करें तो दूध का उत्पादन, गेहूं की जब बात करें तो गेहूं का उत्पादन, साथ ही साथ खाद्यान्न का उत्पादन, खाद्यान्न के अलावा मेंथा ऑयल का उत्पादन, और इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे आपका खरबूज, और खरबूज के साथ ही साथ यहां पे आपका तरबूज। ठीक है, खरबूज और तरबूज। इसके अलावा आम की अगर बात करें तो आम, और आंवला की जब बात करें तो आंवला, और इसके साथ ही साथ आलू का उत्पादन। तो ये बहुत सारे आपके खाद्य पदार्थ होते हैं जिनके उत्तर प्रदेश की जब बात करें तो उत्तर प्रदेश इनमें पहले नंबर पे है। क्या क्या? आलू, आंवला, आम, तरबूज, खरबूज, यहीं पर देखा जाए तो आपका मेंथा ऑयल, खाद्यान्न, गेहूं, दूध, चीनी और गन्ना, इन सब चीजों के उत्पादन में आज आपका उत्तर प्रदेश क्या है? पहले नंबर पे है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि मांस उत्पादन की जब बात करें तो मांस उत्पादन में भी आपका उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। लेकिन अगर जो हम यहां पे बात करें सब्जी के उत्पादन की, तो सब्जी उत्पादन विशेष ध्यान रखिएगा, ये हमारा उत्तर प्रदेश जो 2020 के आंकड़े हैं उसके अनुसार क्या होता है? दूसरा स्थान धारित करता है। ठीक है, दूसरा स्थान धारित करता है जब हम सब्जी उत्पादन की बात करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार हमारे प्रश्न पत्र में सीधा यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा रैंक किसका है।
कौन सा रैंक किसका है? क्योंकि दूसरे की बात किए तो एक उत्पादन और आपको पता होना चाहिए चावल का। क्यों? क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया। चावल उत्पादन में पहला नंबर पश्चिम बंगाल का है, जबकि दूसरे नंबर की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। हालांकि चावल उत्पादन में पहले नंबर पे चीन पहले नंबर पे है, ठीक है। चीन की जब बात करें तो चीन पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे क्या है? तो दूसरे नंबर पे आपका भारत हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ये जो आपका उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में आपको वरुणा और 80 नदियों के मध्य में और गंगा के बाएं तट पर एक शहर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा नगर, कौन सा ऐसा शहर है जो कि वरुणा और 80 नदियों के संगम पर और गंगा नदी के बाएं पर स्थित आपका शहर देखने मिलता है, खास करके प्रयागराज, बनारस, मगहर या फिर आपका लखनऊ। नदियों के किनारे अगर जो शहरों की बात करें तो कौन सा शहर ऐसा है जो वरुणा और 80 और साथ ही साथ गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित। और इस बिंदु को अगर जो समझना है तो आप भी जानते हैं, अगर जो आपको पता है तो लखनऊ आप भी जानते हैं, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। हालांकि गोमती के किनारे केवल लखनऊ नहीं है, इसके साथ ही साथ आपका जौनपुर शहर भी है और सुल्तानपुर शहर भी है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सुल्तानपुर और साथ ही साथ जौनपुर की जब बात करें और लखनऊ की जब बात करें, चूंकि लखनऊ वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो ये सारे गोमती नदी के किनारे स्थित है। मगहर की जब बात करते हैं तो ये कायदे से राप्ती नदी, हालांकि राप्ती आमी की एक सहायती नदी होती है, तो आमी नदी के किनारे आपका स्थित है। प्रयागराज की जब बात करते हैं तो ये गंगा नदी के किनारे भी स्थित है। कायदे से देखा जाए तो यमुना के किनारे भी स्थित है और सरस्वती के किनारे भी स्थित है, और संयोग से ये तीनों नदियां एक जगह आके इसी प्रयागराज में मिलती हैं, तो इस कारण से इसको हम संगम नगरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? संगम नगरी भी कहते हैं। और चूंकि तीनों नदियों का मिलन होता है तो इसको हम प्रयाग की भी संज्ञा देते हैं। प्रमुखता से अगर हम बात करें गंगा के बाएं, तो हमने कई बार चर्चा किया है कि गंगा के बाएं, बा से बाएं और बा से बनारस क्या हो जाता है? बा से बाएं और बा से बनारस। और वैसे भी नहीं पता तो एक नाम आपको पता होना चाहिए, हिंदी में आपने बहुत बार संधि विच्छेद पढ़ा होगा, और वरुणा प्लस 80 क्या बोलते हैं? वरुणा प्लस 80 अर्थात मिला करके ये नाम हो जाता है वाराणसी। क्या हो जाता है? वाराणसी की जब बात करते हैं तो ये नाम जो आपका निकला हुआ है वो आपके वरुणा और 80 दो नामों को जोड़ करके निकला हुआ है। कायदे से देखा जाए तो ये भारत के क्रम में विश्व की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में आपको मिलता है। ऐसी मान्यता है कि करीब करीब 5000 साल पुराना, कितना? करीब करीब 5000 साल पुराना ये आपका शहर होता है। भगवान शिव की नगरी के रूप में काफी मशहूर होता है, और इसको हम पुराने समय काल में काशी नगरी की भी संज्ञा देते हैं। काशी के अलावा देखा जाए तो इसको हम पंडों की नगरी की भी संज्ञा देते हैं, और पंडों की नगरी के अलावा अगर इसकी बात करें तो इसको हम घाटों की नगरी की संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं? घाटों की नगरी की भी संज्ञा दी जाती है। बनारस अभी काफी चर्चा में था, क्यों? क्योंकि शहरी क्षेत्र में रोपवे व्यवस्था चालू करने वाला, ठीक है, शहरी क्षेत्र में रोपवे अर्थात उड़न खटोले व्यवस्था को चालू करने वाला ये देश का पहला शहर बन गया है, इस कारण से काफी चर्चा में था। और बनारस की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, टेराकोटा ग्राइंडर, क्या बोलते हैं? टेराकोटा ग्राइंडर की जब बात करते हैं, जो आपके मिट्टी के उत्पाद होते हैं, जब ये मिट्टी के उत्पाद बेकार हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, तो हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन ये मिट्टी काफी कीमती होती है। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी बर्तन बनाए जाते हैं वो हर जगह ना उपलब्ध होती है, तो इस कारण से इस मिट्टी का हम पुनः प्रयोग कैसे करें? तो जैसे आपने घरों में ग्राइंडर, मिक्सर देखा होगा, जिसमें हम मसाले को डाल करके खूब चला देते हैं, फिर क्या होता है? मसाला पिस जाता है और पुनः उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस मिट्टी को हम पीस करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो टेराकोटा ग्राइंडर यहीं पे आपका स्थापित किया गया। रुद्राक्ष नाम का आपने कन्वेंशन सेंटर भी सुना होगा, और रुद्राक्ष की जब बात करते हैं तो ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर है, क्योंकि हमारे पूरे भारत में कोई ऐसा कन्वेंशन सेंटर नहीं था जहां पे हजारों की संख्या में एक साथ बैठ करके कोई अंतरराष्ट्रीय मेहमान अपनी कोई मीटिंग वगैरह कर पाए। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर आपके बनारस में। अभी आपने सुना होगा कि बनारस को स्वच्छ गंगा शहर के रूप में भी पुरस्कार दिया गया, और इसके अलावा देखा जाए तो मॉडल गंगा ग्राम, देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम जो विकसित किया जाएगा वो मॉडल गंगा ग्राम भी आपके इसी बनारस के अंतर्गत ही विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो इन सारे पहलुओं को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक स्थान पे आपको इंदिरा गांधी के नाम पे
उड़ान अकादमी देखने को मिलती है। क्या करा है, इंदिरा गांधी के नाम पे एक जो आपका उड्डयन खास करके अकादमी है वो आपको देखने मिलती है। उड्डयन अकादमी का पर्याय क्या है, तो आप भी जानते हैं, जब कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं हमें हवाई जहाज चलाने का शौक है, तो एक तो कंडीशन होगी कि हमारे पापा कहीं मेले में गए और वो 50 रुपए से 100 रुपए वाला एक हवाई जहाज ले लिए और बोले ले बेटा आराम से हवा भर के इसमें उड़ाते रहो। तो एक तो हवाई जहाज उड़ाने की संकल्पना ये होती है, और एक दूसरी होती है असली वाली हवाई जहाज जो कि आसमानों में उड़ती है। लेकिन ऐसा ना है, हमारे घर की साइकिल ना है कि लेके गए कहीं पे लेकर के पड़े हुए हैं, ऐसी ना होती है। उस हवाई जहाज की कीमत भी काफी महंगी होती है, तो सामान्य व्यक्ति उसको उड़ा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम तो जमीन पे ना चला पाए, आसमान में तो उड़ाने की बात है अलग है। ठीक है, तो इसी कारण से क्या किया जाता है, लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है कि भैया अगर जो आसमान में हवाई जहाज उड़ाना है तो कैसे उड़ाना, कैसे गिराना, कैसे वहां पे उड़ना और कैसे सामने आने वाले हवाई जहाज से बचना, ये ट्रैफिक के जो नियम आसमान में चलते हैं उसको सीखने की बात होगी। और इन्हीं सारे बिंदुओं को आधारित करते हुए हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, ये उड़ान अकादमी स्थापित किया गया है। हालांकि इसके अलावा आपने सुना भी होगा, बमरौली की जब बात करते हैं तो पहले ही क्या था, बमरौली प्रयागराज में आपका इस तरीके से एक आपका खास करके उड्डयन अकादमी स्थापित की गई थी। क्या थी, हमारे यहाँ पे उड्डयन अकादमी की स्थापना की गई थी, जो कायदे से कह सकते हो कि जो व्यक्ति पायलट प्रशिक्षण करना चाहते हैं तो उनके लिए बमरौली प्रयागराज में भी ये केंद्र आपका स्थापित था। इसी तरीके से हवा में उड़ने वाला आपने सुना भी होगा पैरासूट का नाम। ठीक है, तो पैरासूट की जब बात करते हैं तो पैरासूट अकादमी भी हमारे उत्तर प्रदेश में स्थापित है। कहां पे, नेशनल पैरासूट अकादमी आपके आगरा के अंतर्गत। ठीक है, जो हवा के गर्म गुब्बारे होते हैं, लोग जाके आसमान में क्या करते हैं, इसके सहारे उड़ते रहते हैं, तो ये पैरासूट अकादमी आपके आगरा में स्थापित है। लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पे जो राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है वो आपको कहां पे देख मिलती है, तो ये आपके इसी फुर्सतगंज के अंतर्गत जो आपका लाल बलेली होता है वहां पे आपको देख मिलता है। ठीक है, तो लाल बलेली के फुर्सतगंज में ये आपका प्रमुख रूप से इंदिरा गांधी के नाम पे राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आपको देख मिलता है। लाल बलेली विशेष ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए तो यहीं पर आपने सुना होगा कि अभी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि देश का पहला केंद्रीय महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। और नहरों की जब बात करते हैं तो नहरों की सर्वाधिक लंबाई अगर जो किसी जिले में सबसे ज्यादा देख मिलती है तो सर्वाधिक लंबाई आपके इसी लाल बलेली जिले में हो जाती है। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो आपने सुना भी होगा लाल बलेली का नाम, क्यों, क्योंकि यहां पे जो आपके मूज उत्पाद होते हैं, इन मूज उत्पाद को क्या किया गया है, चयनित किया गया है एक जिला एक उत्पाद योजना के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। लाल बलेली से ही मिलता जुलता एक आपका लोकेशन होता है अमेठी, और अमेठी में क्या किया गया है, जब हमने रक्षा कॉरिडोर की बात किया था तो उसके अंतर्गत आपके प्रदेश के अंतर्गत जब हम AK 203 की बात करें तो ये जो आपका एक राइफल का किस्म होता है, जैसे AK-47 तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन AK 203 की जब बात करते हैं तो ये जो आपकी अलग अलग प्रकार की राइफलें होती हैं वो स्वदेश में आपकी निर्मित की जाएंगी, तो आपके अमेठी में निर्मित किया जाएगा। ठीक है, फुर्सतगंज विशेष ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे आपको फुर्सतगंज हवाई अड्डा भी देखने मिलता है। क्या है, फुर्सतगंज हवाई अड्डे की जब बात करते हैं तो एक हवाई अड्डा यहीं पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जब हम बात करें एकमात्र शास्त्रीय नृत्य का, तो शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या होता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है उस शास्त्रीय नृत्य को क्या कहा जाता है, कथक, कथकली, भरतनाट्यम या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रदेश के अंतर्गत खास करके जब हम बात करें किसको, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य को। शास्त्रीय नृत्य मतलब आप समझते होंगे क्लासिकल डांस बोला जाता है। अगर जो हम संकल्पना की बात करें तो हमारे पुराने समय में चूंकि मनोरंजन के साधन कोई विशेष नहीं उपलब्ध थे, तो आप भी जानते हैं कि जो प्राचीन परंपरा के लोग थे वो अपने में ही मिलजुल करके क्या करते थे, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए 4-6 लोग मिल करके किसी एक आयोजन का पूरी तरीके से बेहद लेवल पे चर्चा करते थे। क्योंकि जाहिर सी बात है वो खाली रहते थे, खाली अंदर से आज की तरीके खाली ना रहते थे कि फेसबुक व्हाट्सएप चलाए। उनका पर्याय ये था कि जैसे शिकार वगैरह कर लिया तो थोड़ा रेस्ट करने लगे, या इवन अगर देखा जाए तो खेती बाड़ी कर ली, तो खेती बाड़ी के बाद अब क्या काम रह गया, तो घर पे बैठे हैं, या ऐसा ही उनके यहाँ कोई प्रयोजन हो गया कि जैसे नए मेहमान का जन्म हो गया या किसी की शादी वगैरह हो रही है या कोई और प्रयोजन। जैसे हमारे यहाँ पे काफी उपलब्धि मानी जाती है बरसात होना,
क्यों? क्योंकि पहले ट्यूबवेल थोड़ी ना थी कि ट्यूबवेल से वो अपनी खेतों की सिंचाई कर लेते थे। खेती पे जब डिपेंड थे तो खेती में अगर जो बारिश हो जाए तो वो तो समझते थे कि ये तो सोना बरस रहा है पूरी तरीके से, और इसी कारण से जब बारिश होती थी तो वो प्रकृति को धन्यवाद देते थे। और इसी कारण से हमारे यहाँ पे आपने कई सारे शास्त्रीय नृत्य वगैरह को देखा भी होगा, जहां पे उस प्रकृति के बारे में पूरा एक विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। जहां पे हमने एक चर्चा भी किया था कि हमारे प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका है कथक। और इस कथक की जब बात करते हैं तो इस कथक में क्या होता था, जो हमारी पुरानी मैथोलॉजी से संबंधित कथाएं हैं, जैसे भगवान राम की कथा, भगवान राम की कथा के अलावा भगवान कृष्ण की कथा हो गई, परशुराम संवाद हो गया, या अंगद की कहानी हो गई, इवन अलग अलग जो राजा महाराजा थे जैसे राजा हरिश्चंद्र हो गए, भर्तृहरि की बात हो, ऋषि वाल्मीकि की बात हो, तो ये जो महापुरुष वगैरह थे इनके बारे में बताना, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि वाल्मीकि हमारे बगल में जन्मे थे, हम उनके बारे में पूरा जानते हैं। हमने भी उनके बारे में जो जाना है उनके बारे में केवल अध्ययन के माध्यम से जाना है, या किसी ने हमें उनके बारे में बताया तो हम उन चीजों को जानते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, चीजों का एक से दूसरे के पास ट्रांसफर होता रहता है। तो यही संकल्पना होती है कि जो हमारी पुरानी मैथोलॉजी से संबंधित कथाएं हैं उन कथाओं को लोगों के बीच प्रचारित किया जाए। अब एक चीज बताइए, पहले तो साउंड सिस्टम डेवलप नहीं था। हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक, हाँ जल्दी से पीछे वाले आवाज सुन पा रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल बताएंगे कि बोलो जय श्री राम जय श्री राम। इस तरीके से थोड़ी ना पीछे तक आवाज जाती थी। वहां पे जो बातें होती थी वो इस तरीके से होती थी कि सामने वाला जो व्यक्ति था वो अपने हाव भाव से, जैसे गुस्से की कोई बात करते तो आंखें बड़ी कर देना, लाल लाल कर देना, हंसी की जब बात करें तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, रौद्र रूप की जब बात करते हैं तो बालों को बिखेर लेना, चारों तरफ से अपना अपना चारों तरफ का जैसे कहते हैं ना भाव भंगिमा इस तरीके से विकसित करना कि लोगों को लगे ये काफी क्रुद्ध अवस्था में है। तो ये एक्सप्रेशन ही एक माध्यम होता था जिससे हम अपनी संकल्पनाओं को, पुरानी चीजों को हम क्या करते थे, जनमानस के बीच पहुंचा सकते थे। अब ये पहुंचाने के लिए ऐसा तो है नहीं किसी के घर पे जाया जाता था, क्योंकि पुराने समय की जो एक व्यवस्था थी उसमें मनुष्य का जो जीवन था वो प्रकृति की तरफ ज्यादा झुकाव रखता था, और कहीं ना कहीं ईश्वरवाद में उसका ज्यादा विश्वास था। और इस कारण से जब वो सुबह उठता था तो पहला काम ही करता था, फ्रेश वगैरह हो करके वो मंदिर जाया करता था, और उसी मंदिर में इस तरीके से प्रयोजन होते थे जहां पे गांव के पूरे सम्मानित व्यक्ति इकट्ठे होते और कुछ समय काल के लिए ये पूरी व्यवस्था चलती रहती। अब जैसा कि आपने देखा कि पुराने समय में ईश्वरवाद की जब घटनाओं का थोड़ा सा विखंडन होना चालू हुआ, और कहीं ना कहीं हम आज के संदर्भ की बात करते हैं कि परिवर्तन अलग अलग प्रकार से आए, विभिन्न धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मंदिर संकल्पना थी वो थोड़ी सी डामाडोल होने लगी, क्योंकि इनका भी जीवन यापन होता है। जो वहां के कलाकार थे, जो वहां से संबंधित व्यक्ति थे, अब लोग जब मंदिर में ही नहीं जाते तो उनका कैसे समाज कल्याण हो? तो इस कारण से इनका कल्याण करने के लिए कह सकते हो कि ये परंपरा पहले चलती रही, लेकिन जो आपके प्रदेश के राजा महाराजा थे उन्होंने इनको क्या किया, गोद लेना चालू किया। कैसे? इन्होंने खास करके उस परंपरा को अपने दरबारों में लाया, कहा कि वही सेम पैटर्न आपको करना है, हमारा क्या करना है, मनोरंजन करना है, कोई बदलाव नहीं करना है, आपको उन कथाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करना है। हम क्या करेंगे, आपको संरक्षण देंगे, और वहीं से हमारा जन्म हो जाता है। ये जो मंदिर वाली कला थी वो आ जाती है दरबारों में, और दरबारों में खास करके राजा और मंत्रिमंडल के बीच में रह के आ जाती है, और यहां से इसका विकास भी होना चालू होता है। तो कथक की जब बात करते हैं, जो हमारे यहाँ की शास्त्रीय नृत्य होती है वो इस तरीके से पहले मंदिरों में और बाद में दरबारों में, और हमने कई बार चर्चा किया है नवाब साहब का नाम, खास करके नवाब वाजिद अली का नाम। ठीक है, नवाब वाजिद अली की जब बात करते हैं तो इन्होंने तो इसकी बंदिशें भी तैयार किया है अख्तर पिया के नाम से। किसके नाम से? अख्तर पिया की जब बात करते हैं तो अख्तर पिया के नाम से इसकी बंदिशें भी तैयार की हैं। तो कथक विषय ध्यान रखिएगा, यह हमारे प्रदेश का क्या होता है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य होता है, और इसको लेकर के ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पे इसके एक शोध संस्थान की भी स्थापना की गई है। शोध संस्थान कहां पे स्थित है? तो लखनऊ के अंतर्गत स्थापित है, जिसकी स्थापना सन 1988 में किया गया था। और अभी कथक से संबंधित एक व्यक्ति का डेथ हो गया था, बिरजू महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज की जब बात करते हैं, जिनको हम कभी कभी बृजमोहन मिश्रा कहते हैं, क्या बोलते हैं, बृजमोहन मिश्रा इनके बचपन का नाम था। खास करके इनका और एक नाम था दुख हरण। इनके पापा की जब बात करते हैं तो इनके पापा गुरु का नाम अच्छन महाराज था। क्या नाम था? अच्छन महाराज की जब बात करते हैं तो ये इनके पापा और गुरु का नाम देख मिलता है। तो ये कथक से ही संबंधित होते हैं, इनको विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक स्थान पे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आपको देख मिलता है? ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अर्थात बेल की जब बात करते हैं तो ये हमें कहां पे देखने को मिलता है? ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। विशेष आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जब
कोई नई चीज डेवलप की जाती है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा ईवीएम का नाम, ठीक है, आजकल काफी चर्चा में है चुनाव के नाते। तो ईवीएम को आपने देखा होगा, जो वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अगर इसकी बात करते हैं तो इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आप भी जानते हैं, हमारे यहाँ पे एक संस्था है HAL, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक के संदर्भ में देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की जब बात करें तो उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसके अलावा अभी आपने सुना होगा वीवीपैट मशीन। क्या वीवीपैट मशीन की जब बात करते हैं तो वीवीपैट क्या है? वो जो आपकी वोटर वेरीफाइड क्या होती है, आपकी मशीन होती है जिसमें आप जो अंगूठा दबाते हैं तो आपकी जो जिस चिन्ह पे आपने दबाया तो वो आपकी क्या होती है, वहां पे प्रूफ कराती है। तो इस वीवीपैट को किसको द्वारा डेवलप किया गया? तो ये आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो वीवीपैट इसके द्वारा डेवलप किया गया। तो इस तरीके से नई नई चीजों को बनाने के लिए ये अलग अलग प्रकार की कंपनियां रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहां पे कह रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चीजें बनाती हैं, उसका एक जो केंद्र है वो कहां पे स्थापित है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या फिर आपके झांसी में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, गाजियाबाद की जब बात करते हैं तो गाजियाबाद में यह बिंदु आपको मिलता है। इसी तरीके से देखा जाए तो आपने HAL का नाम सुना होगा, खास करके हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। खास अगर देखा जाए तो ये आपके लखनऊ में देख मिलता है। लखनऊ पॉलिटेक्निक से जब आप आते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जहां पे जो आपकी छोटी मोटी आपकी जहाजें वगैरह होती हैं, लड़ाकू विमान वगैरह, तो उनसे संबंधित पार्ट वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर देश का जो राजकीय खेल है, ये राजकीय खेल कौन सा होता है? ठीक है, राजकीय खेल की जब बात करते हैं तो आपके प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा होता है? और खेलों की जब बात करते हैं तो खेलों में तो हम सबसे आगे हैं, आप भी जानते हैं, कुछ आए चाहे ना आए, वो चिक्का होता है, गुल्ली डंडा होता है, लूडो आता है, बैडमिंटन की जब बात करें तो ये सारे खेल तो हमें आते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आप भी जानते हैं कि वर्तमान में हॉकी, चूंकि मेजर ध्यानचंद की जब बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद आपने सुना भी होगा, खास करके ये प्रयागराज से संबंधित थे, ठीक है, कहां से? प्रयागराज से संबंधित थे। और इनकी जब बात करते हैं तो इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ है, और इसी 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। किसके रूप में? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। तो इसी दिवस में हमारा क्या होता है, चूंकि इनका संबंध हॉकी से होता है, इनको हम हॉकी का जादूगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। और आप विशेष जानते हैं, इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है गोल। क्या है? गोल नाम की जब बात करें बुक की, तो ये इनकी हॉकी की एक आपकी क्या होती है, हॉकी के जादूगर की आत्मकथा होती है। मेजर ध्यानचंद के नाम पे आपने सुना भी होगा, एक प्रदेश का खेल विश्वविद्यालय भी आपका क्या किया जा रहा है, आपके मेरठ में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, हॉकी हमारी क्या है, राजकीय खेल के रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को खासा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे प्रदेश के अंतर्गत भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटर वे, अर्थात नेशनल वाटर वेज की जब बात करते हैं, नेशनल वाटर हाईवेज की जब बात करें, जिसका नंबर है 1, वो आपको किस नदी पर देखने को मिलता है? और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपके देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। क्या है? देश का सबसे लंबा क्या है? नदी एक्सप्रेस है। खास करके जब हम बात करते हैं नदी के संदर्भ में, नेशनल वाटर हाईवे के रूप में, ठीक है। तो इसकी जब बात करते हैं तो ये किस रूप में आपको देखने को मिलता है, किस नदी के ऊपर आधारित है? नेशनल वाटर हाईवे। और नेशनल वाटर हाईवे की जब बात करते हैं तो आपने सुना भी होगा, ये जो नेशनल वाटर हाईवे है गंगा नदी के ऊपर 1620 किलोमीटर, कितना? 1620 किलोमीटर की दूरी पर पूरी तरीके से बनाया गया है। कहां से? ये आपके प्रयागराज से हल्दिया तक। कहां से? प्रयागराज के हल्दिया की जब बात करें तो यहां तक इसको डेवलप किया गया है, गंगा नदी के ऊपर आधारित है। ध्यान रखिएगा, बनारस की अगर बात करते हैं तो बनारस में आपने सुना भी होगा, इसके ऊपर एक आपका मल्टी मॉडल टर्मिनल भी बनाया गया था, ठीक है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल यहीं पर बनाया गया था। और इसी पर आपने सुना भी होगा अलकनंदा क्रूज का नाम। किसका? अलकनंदा क्रूज की जब बात करते हैं तो ये क्रूज आपकी एक ऐसी क्रूज है जो कि आपको गंगा नदी के ऊपर बनारस में ही देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा स्पर्श करने वाला जो आपका एक राज्य है, वह राज्य कौन सा है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो प्रदेश के क्रम में सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला जो एक राज्य होता है, वह राज्य कौन सा है? प्रदेश का सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है?
ठीक है, सबसे कम। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश की जो सीमा लगती है वो इस तरीके से लगती है, 8 तो राज्य हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें प्रमुखतः से उत्तराखंड, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ हरियाणा, इसके अलावा दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो आपका राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड और यहीं पे साथ ही साथ आपका बिहार। अब यहाँ पे का जो क्रम में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के साथ हमारी क्या होती है, सबसे लंबी सीमा लगती है। क्या होती है? सबसे लंबी सीमा हमारे मध्य प्रदेश के साथ लगती है। लेकिन सबसे कम किसके साथ लगती है? तो आपके हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। केवल सहारनपुर नाम का जो जिला है, क्या है, केवल जो सहारनपुर नाम का जिला है वो क्या करता है, अपनी सीमा इसके साथ साझा करता है। एक बिंदु और ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी जब बात करें तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, नेपाल एक अंतरराष्ट्रीय देश है जिसके साथ हमारे प्रदेश के कुल 579 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। और ये आपको दे मिलता है 7 जिलों के साथ। कितने? 7 अलग अलग जिलों के साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में जब हम दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर कौन होता है, ठीक है। 3 स्तर की व्यवस्था, चूंकि आप भी जानते हैं ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू किया गया था वो हमारे यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था 24 अप्रैल सन 1993 में। प्रमुख अगर जो इसकी बात करें तो आपने जाना भी होगा और सुना भी होगा कि 24 अप्रैल को इसको लागू किया गया, तो इस कारण से इसको पंचायती राज दिवस के रूप में जानते हैं। 73वां संविधान संशोधन जो किया गया वो एक व्यक्ति थे, बलवंत राय मेहता। क्या नाम था? बलवंत राय मेहता। तो इनके कहने पर लागू किया गया, तो इस कारण से इनको इसका शिल्पी या फिर इसका जनक माना जाता है। 3 स्तर कौन से होते हैं तो आप भी जानते हैं, पहला होता है जिला पे, जिसको हम जिला परिषद की संज्ञा देते हैं। दूसरा होता है प्रखंड पे, प्रखंड या जिसको हम क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र परिषद होता है। और तीसरा आपका यही ग्राम पंचायत होता है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे दूसरे स्तर की बात किया है तो दूसरा क्या होगा कि आपका यही क्षेत्र पंचायत होगा, जिसको हम प्रखंड की भी संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं? प्रखंड की भी संज्ञा देते हैं। जिला परिषद उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 है, प्रखंड की संख्या 826 है और ग्राम पंचायत की संख्या 59,073 है। कितनी? 59,073 की जब बात करें तो आपके गांव की संख्या हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ये जो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो ये आपको कहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। आपने सुना भी होगा, खास करके जब कोई बात करता रहता है और वही होता है कि फोन काट दी मम्मी आ गई कहां, तो उसी टेलीफोन की जब बात करते हैं तो पुराने समय में चूंकि संचार का जो माध्यम था, आज तो मोबाइल हो गया है, जहां पे आप पूरी तरीके से देखते हैं कि ये मूवेबल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप बिना नेटवर्क के ले जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो आपका फोन आता था वो चोंगा वाला होता था, एक जगह तार लगा के रख दिया जाता था और सारे लोग क्या करते थे, उससे कनेक्टेड होते थे। इवन इसमें देखा जाए तो सिक्योरिटी लैप्स भी बहुत ज्यादा होता था कि जैसे यहाँ पे आप बतिया रहे थे, हाँ बाबू आज सुबह दूध नहीं पिए थे तो इसी कारण पेटवा गुडुर गुडुर कर रहा है, ठीक है। और बगल में भौजाई क्या कर रही है, एक चोंगा उठा के, अच्छा तो ये बात चल रही है, दूध बता रही हैं, सेवा जो खाई है दबा के उसको नहीं बता रही हैं, हमने अपने हिस्से का अंगूर भी इनको दे दिया था, लेकिन देखो यही है, कभी ना भौजाई का नाम लिए हैं। तो ये चीजें चलती रहती थी। सिक्योरिटी के पर्पज से अगर जो देखा जाए तो ये काफी खतरनाक होता था। इवन मूवी में आपने अक्सर देखा होगा कि एक तरफ तो बातचीत चल रही थी सिगरेट वाली और दूसरी तरफ क्या होता था, राज खुल जाता था, कोई दूसरा जब फोन उठा लेता था। खैर ये जो चोंगा वाले फोन आते थे ये हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इसके जो कलपुर्जे होते हैं उसको बनाया जाता था, क्योंकि इसमें कई सारे पार्ट लगते थे। और इन कलपुर्जों की जब बात करते हैं तो ये 3 जगह बनता था। एक तो आपके नैनी में बनता है, नैनी जो प्रयागराज के अंतर्गत मिलता है, एक आपका मनकापुर में बनता है, मनकापुर गोंडा के अंतर्गत, और एक आपके लाल बरेली की जब बात करते हैं तो लाल बरेली के अंतर्गत इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्रयागराज का नैनी, रायबरेली और गोंडा अर्थात उपरोक्त सभी की जब बात करें तो वहां पे क्या हो जाता है, ये आपके विशेषतः टेलीफोन इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक स्थान पे काला नमक चावल एक महोत्सव आपका आयोजित किया गया, ठीक है। हमने कई बार चर्चा की है, ये जो काला नमक चावल होता है ये ऐसा नहीं है काला होता है हमारी तरीके से, ठीक है। इसकी जब बात करते हैं तो इसकी केवल भूसी का कलर काला होता है। चावल जैसे सामान्य कलर के चावल होते हैं, सफेद कलर के, उसी कलर के होते हैं। खासियत की अगर बात करें तो आपने सुना भी होगा कि जब इस चावल को पकाया जाता है तो पकाने के बाद जैसे आपने सिल्की बाल देखे होंगे उस तरीके से एकदम मुलायम, और साथ ही साथ इसके जब फ्रेग्रेंट की बात करें, खुशबू की, तो खुशबू ऐसी थी कि अगर जो आप यहाँ पे इतना सा चावल पकाते ना तो 1 किलोमीटर दूर खड़ा पड़ोसी ये पूछता, आए अरे अमित जी आपके यहाँ चावल बना है का, काला नमक वाला?
नहीं, बिल्कुल ना, आप झूठ भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी इतनी महक होती थी। विशेष अगर देखा जाए तो इसको हम बुद्ध का महाप्रसाद भी बोलते हैं, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जब बुद्ध क्या थे, ध्यान में लीन थे बोध गया के अंतर्गत, तो वहां पे सुजाता नाम की जो महिला ने इनको पहला एक भोज्य पदार्थ दिया था, वो दिया था काला नमक चावल से बनाई गई खीर। तो इसी को खा करके बुद्ध ने अपना व्रत तोड़ा, तो इस कारण से इसको बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। विशेष देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला बेल्ट है वहां पे इसका उत्पादन होता है, लेकिन सिद्धार्थनगर में इसको काफी मान्यता प्राप्त है। और इसी सिद्धार्थनगर में अगर जो इसकी बात करें तो इसको जीआई टैग भी प्राप्त है। और इसके अलावा देखा जाए तो इसके उत्पादन के क्रम में एक जिला एक उत्पाद योजना से भी इसको क्या किया गया है, चयनित किया गया है। तो काला नमक चावल सिद्धार्थनगर से। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा केला महोत्सव, तो केला महोत्सव कुशीनगर से। इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे आपका शकरकंद महोत्सव, और शकरकंद महोत्सव की जब बात करते हैं तो ये कहां पे, ये कुशीनगर के अलावा देखा जाए तो आपका गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में। गुड़ महोत्सव की जब बात करते हैं तो गुड़ महोत्सव कहां पे, ये आपकी राजधानी लखनऊ में। आम महोत्सव की जब बात करते हैं तो आम महोत्सव पुनः आपकी राजधानी लखनऊ के अंतर्गत। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने सुना होगा स्ट्रॉबेरी महोत्सव का नाम। और स्ट्रॉबेरी की जब बात करते हैं तो ये कहां पे, ये आपके झांसी के अंतर्गत, ठीक है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका आंवला महोत्सव, और आंवला महोत्सव की जब बात करते हैं तो आपके प्रतापगढ़ के अंतर्गत। और साथ ही साथ अमरूद महोत्सव की जब बात करें तो अमरूद महोत्सव कहां पे, अमरूद महोत्सव आपको प्रयागराज के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे महोत्सव जो खाद्य पदार्थों के ऊपर होते हैं, इसका पर्याय यह होता है कि जो विभिन्न वैरायटी की चीजें होती हैं उसको एक प्लेटफॉर्म पे प्रदर्शनी में लगाया जाता है। जैसे आपने अपने गांव का लोकल का मेला वगैरह देखा होगा, तो कभी कभी आपने देखा होगा मेले में बहुत सारी बाहरी चीजें आती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो उसको मेले में देखते हैं। तो प्रदर्शनी लगाने का यही मतलब होता है कि चीजों के बारे में लोगों को अवेयरनेस प्राप्त हो कि ये हमारे प्रदेश में उत्पादित किया जाता है, ये इसकी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से महोत्सव लोगों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली क्या कराए, ई ऑफिस प्रणाली किस एक वर्ष चालू की गई। ई ऑफिस प्रणाली क्या थी, मतलब कह सकते हो कि जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो ये मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस कैसे होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस जो होगा वो कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से होगा। जैसे हम अपने यहां बैठ गए लैपटॉप लेके, हाँ जी बिल्कुल, एग्जामपुर में हम यूपीजी के पढ़ाते हैं, बताएं क्या काम है, ठीक है। उधर से कोई हिस्ट्री वाला टीचर बैठ गया, हाँ हम हिस्ट्री वाले टीचर इस तरीके से, उधर पॉलिटी वाले, और सब क्या है, कोई ऑफिस नहीं गया है, सब क्या है, केवल अपने घरों पे बैठ के इंटरनेट और लैपटॉप के माध्यम से कनेक्ट हैं। तो इसका मतलब ऑफिस की जो जरूरत होती है सारे लोग उपलब्ध हैं, ऑफिस का काम भी चल रहा है, लेकिन ऑफिस में कोई नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि ये ऑफिस वर्चुअल ऑफिस है, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के ऊपर आधारित, इंटरनेट का एक मायाजाल है उसके ऊपर आधारित करते हुए बनाया गया है। तो इसकी जब बात करते हैं तो ई ऑफिस प्रणाली आपको देख मिलती है। जैसे आज के एग्जाम्पल में हम अपनी क्लास की बात करें तो आप कहीं स्कूल जाते हैं, बैग वैग लेकर के बैठ के 2 कॉपी किताब और सामने टीचर, इस तरीके से कोई कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नहीं है। तो जैसे ई विद्यालय का कॉन्सेप्ट आया कि आपके टीचर दिल्ली में रहते हैं, मीडिया के माध्यम से, संचार के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आपको यहां पे शिक्षा देते हैं, और आप अपने घर पे दूरस्थ जगह पे बैठ करके केवल इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार से ऑफिस प्रणाली भी आपको मिलती है, जहां पे जैसे लॉकडाउन में अभी आपने सुना था वर्क फ्रॉम होम, क्या मतलब था कि आप अपने घर पे रहिए लेकिन ऑफिस से संबंधित जो कार्य विधि होती है उसको करते रहिए। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें आपको देख मिलता है, वर्क फ्रॉम होम या फिर ई ऑफिस प्रणाली। तो इस योजना को हमारे प्रदेश में कब चालू किया गया था, तो जाहिर सी बात है इसको अभी हाल ही में चालू किया गया था सन 2017 के अंदर, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के एक महान क्रांतिकारी नाना साहब की जब बात करते हैं तो नाना साहब को कब कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था। क्योंकि आप भी जानते हैं ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो बिठूर का लोकेशन होता है कानपुर के पास, वहां के ये राजा राजकुमार थे। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो ये गंगा नदी के किनारे होता है। और इसके अलावा देखा जाए तो नाना साहब 1857 की क्रांति के एक प्रमुख नायक के रूप में भी थे। इनके एक सिपाही थे जिनका नाम था तात्या टोपे। क्या नाम था, तात्या टोपे। अब अगर जो इनकी बात करते हैं तो इनका नाम काफी चर्चा में था। क्यों, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दिया और यहां पे इनको क्या किया गया, कानपुर का पेशवा घोषित किया गया। एक तरीके से कानपुर का राजा इनको घोषित किया गया कि भैया आप क्या करेंगे, पूरी तरीके से कानपुर का शासन प्रशासन आप देखेंगे। तो इसकी जब बात करते हैं तो यह बिंदु आपको देखने को मिलता है।
ठीक है, ये बिंदु आपको देख मिलता है। तो वही क्रांति का समय काल था, अर्थात 10 मई को क्रांति शुरू हुई थी, 10 मई 1857, और उसके बाद क्रांतिकारियों ने क्या किया, अगले ही 5 जून को इनको कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया कि भैया आप कानपुर के राजा हैं, आपके नेतृत्व में क्या होगा, पूरी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। तो नाना साहब यहाँ पे पेशवा हो गए और इनके सिपाही खास करके तात्या टोपे, इन लोगों ने मिलकर के कानपुर से क्या किया था, अंग्रेजों का पूरी तरीके से विद्रोह किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का ये जो 72 नंबर का जिला है वो कौन सा है। ठीक है, 72 के साथ 75 का भी बताइएगा कि 75 नंबर का जिला कौन सा है। क्लियर, 72 नंबर का जिला हमारे यहाँ पे कौन सा, अमेठी, प्रतापगढ़, राय, लाल बरेली या फिर आपके शामली। ठीक है, कौन सा जिला आपके 72वें नंबर का होता है। और क्रम की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपका अमेठी जो जिला होता है वो आपका क्या होता है, 72वें नंबर का जिला देखने को मिलता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है। बिरादरी पंचायत का मतलब क्या होता है, आप भी जानते हैं, कोई जो एक आपका ग्रुप होता है उसके अपने कास्ट सिस्टम की अगर बात करें तो कह सकते हो कि उसके बिरादर होते हैं। ठीक है, और उसी बिरादर की बात की जाती है तो उस क्रम में कहीं ना कहीं हमें उस बिरादर से संबंधित जो पंचायत व्यवस्था होती है कि उस ग्रुप के जो सम्मानित सदस्य होते हैं वो लोग आकर के, जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी पंच परमेश्वर टाइप की, तो उसी तरीके से ये लोग आकर के क्या करते हैं, किसी मुद्दे पर अपना एक फैसला सुनाते हैं, जो कह सकते हो कि उस पूरे ग्रुप के ऊपर मान्यकारी होता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि मानना ही पड़ता है। अब उस आधार पे देखा जाए तो ये व्यवस्था, हालांकि अब तो हमारे यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था हो गई है, जहां पे कोई भी विवाद होता है तो हम सीधे क्या करते हैं, अपना क्लेम खास करके कोर्ट में देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये व्यवस्था जनजातियों में आपको देख मिलती है। जनजातियों में अभी भी ये व्यवस्था होती है जहां पे पंचों के द्वारा क्या होता है, हम कहीं ना कहीं उनके दिए गए आदेश को फॉलो करते हैं। तो ये बिरादरी पंचायत आपको देखने को मिलती है। और इसमें हमने चर्चा भी किया था कि इस पंचायती व्यवस्था को जो सर्वोच्च होता है उसको हम तखत की भी संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं, तखत की जब बात करते हैं तो तखत भी इनमें बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, बुक्सा जनजाति जो आपके बिजनौर में पाई जाती है। कहां पे, बिजनौर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे बुक्सा जनजाति प्रमुख रूप से आपको देख मिलती है, जहां पे पंचायती राज व्यवस्था में बिरादरी व्यवस्था देखने मिलती है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर जो आपने एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ पे आपको पीडीएफ, करंट अफेयर, क्विज, लाइव क्लासेज, मॉक टेस्ट और बुक, ये सारी चीजें क्या होती है, फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। ठीक है, निम्नलिखित में से गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए क्या किया गया, एक गीडा नाम के संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, गीडा, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब, 1992, 94 या 89 या फिर 90। ठीक है, तो गीडा की स्थापना कब की गई। गीडा का पर्याय आप भी जानते हैं, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका पूरा पर्याय था कि गोरखपुर शहर के बाद का जो क्षेत्र होगा वहां पे, चूंकि बड़े शहरों में क्या होता है, इंडस्ट्रियां भी लगती हैं, तो उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए एक क्षेत्र आपका रिजर्व कर दिया गया है। तो ये क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। क्लियर, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। गीडा की तरह आप भी जानते हैं कीडा का नाम, खास करके कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अलावा देखा जाए तो आपका यहीं पे लीडा, लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सीडा, खास करके सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग आपके अथॉरिटी हैं। इस क्रम की जब बात करते हैं तो इसकी स्थापना सन 1989 में, कब, सन 1989 की जब बात करें तो उस टाइम पे आपका इस गीडा नाम के संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, निम्नलिखित में से वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 44 गन्ना उत्पादक जिले हैं, इनमें कुल कितने आपके परिक्षेत्र हैं। नो डाउट हमारे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं, और उन 75 जिलों में 44 जिले ऐसे हैं जहां पे बृहद मात्रा में गन्ना उत्पादित होता है। सारे जिलों में होता है, लेकिन इन 44 जिलों में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। ये मुख्य क्षेत्र होते हैं, लेकिन इनमें अगर जो हम प्रज क्षेत्र की बात करें तो ये कितने आपके होते हैं, 9, 3, 12 या फिर आपके 20। ठीक है, तो इसकी जब बात करते हैं तो ये कुल कितने परिक्षेत्र हैं। परिक्षेत्र की जब बात करें तो ये आपको कितना देखने को मिलता है। हालांकि ध्यान रखिएगा, क्योंकि गन्ना की बात की तो आप भी जानते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो आपका गन्ना उत्पादन में पहले नंबर पे है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो चीनी उत्पादन में भी आपका उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। और चीनी के संदर्भ की अगर बात करते हैं तो देश की पहली चीनी मिल संयोग से आपके उत्तर प्रदेश में ही स्थापित की गई थी, प्रतापपुर देवरिया में। कहां पे, प्रतापपुर देवरिया की जब बात करें तो वहां पे आपके प्रदेश की पहली चीनी मिल भी स्थापित की गई है। अब अगर देखा जाए तो परिक्षेत्र की संख्या कितनी है तो ये आपको 9 देखने को मिलती है। ठीक है,
9 की जब बात करें तो 9 आपके परिक्षेत्र होते हैं, जिनमें कुल 44 आपके जिले गन्ना उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, किस योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर एक लोक शिक्षा केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था है? क्या करा है? लोक पंचायत के संदर्भ में क्या करा है? लोक शिक्षा केंद्र। जब हम पंचायत की बात करते हैं तो गांव में आपने सुना भी होगा कि गांव पंचायत स्तर पे क्या होता है, इस तरीके से व्यवस्था आपकी डेवलप की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, साक्षर भारत के अंतर्गत, कल्प शिक्षा के अंतर्गत, या फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो कौन सी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत क्या किया गया है? हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ग्राम पंचायत स्तर पर लोक शिक्षा केंद्र। लोक शिक्षा केंद्र के अंतर्गत जैसे आपने पुराने समय में सुना होगा पौड़ शिक्षा केंद्र। ठीक है, पौड़ शिक्षा केंद्र ये आपके स्थापित किए गए थे, और उसका जो पर्याय था वो ये था, क्योंकि आजकल का तो युवा नॉर्मली पढ़ा लिखा होता है, ना कुछ हो मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, अपनी भाषा में कुछ चीज़ों को पढ़ना, पत्रिका वगैरह पढ़ना, लेकिन पुराने समय के लोग इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं रखते थे। और इस क्रम में जब हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के बदलाव हुए, जैसे किसान बही चालू हुई, केसीसी योजना चालू हुई, या कोई हाइब्रिड बीज आया, या कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें आई, तो इन सब चीज़ों में इनका मतलब एक इंटरेस्टिंग जो फैक्ट होता था वो नहीं देख मिलता था, और इसी कारण से हमारे यहाँ पे क्या किया गया, इस व्यवस्था को पूरी तरीके से चालू किया गया है। अब अगर जो इसकी बात करते हैं तो प्रौढ़ शिक्षा को लेकर के जो लोक शिक्षा केंद्र आपके स्थापित किए गए, वो हमारे यहाँ पे खास करके पूरे भारत को साक्षर बनाना। क्यों? क्योंकि आज के क्रम में देखा जाए तो भारत की जो साक्षरता दर है वो बिल्कुल लो लेवल पे है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म है, लेकिन फिर भी औसत के अनुरूप अगर जो देखा जाए तो वो कम हो जाती है, और इस कारण से हमारी मान्यता है कि हम सभी लोगों को साक्षर बनाएंगे। तो इस कारण से ये अलग अलग पहलू आपके चालू किए गए थे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, साक्षरता का क्रम। हालांकि साक्षर किसे बोला जाता है, तो आप भी जानते हैं कोई भी व्यक्ति जो 7 वर्ष से ऊपर है और वो क्या कर सकता है, अपनी मातृभाषा में कोई भी चीज पढ़ सकता है या फिर लिख सकता है, तो उसको हम क्या मानते हैं? साक्षर मानते हैं। कोई भी व्यक्ति जो 7 वर्ष से ऊपर है, जो अपनी मातृभाषा में, मातृभाषा इन द सेंस जैसे भोजपुरी हम बोलते हैं तो भोजपुरी में हिंदी, मैथिली, संथाली जो भी हमें लैंग्वेज आती है, उस भाषा में हम किसी भी लैंग्वेज की जो आपकी मतलब अपने लैंग्वेज की किताब है, या तो उसे पढ़ पाएं या फिर अपनी चीजों को हम लिख पाएं, तो उसे हम साक्षर मानते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंकड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला सर्वाधिक मात्रा में अवनालिका अपरदन से प्रभावित होता है? कौन सा जिला आपके अवनालिका अपरदन से काफी प्रभावित होता है? इटावा, गोरखपुर, मेरठ, या फिर आपका फर्रुखाबाद? सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए हमारे यहाँ पे अपरदन। तो अपरदन आप 2 तरीकों से विशेष जानते हैं, एक होता है वायु के माध्यम से और एक होता है जल के माध्यम से। वायु के माध्यम से अगर देखा जाए तो सबसे पहला होता है आपके मध्य क्षेत्र में, और जहां पे हम समतल क्षेत्रों की बात करें तो यहां पे किसान इस चीज को समझ नहीं पाता, तो किसान की मौत भी से संज्ञा दी जाती है। क्या बोला जाता है? इसको हम किसान की मौत भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी की पहली परत उड़ जाती है तो किसान इस बिंदु को समझ नहीं पाता है। दूसरा होता है वायु अपरदन के अंतर्गत, खास करके पश्चिमी जिलों में, और पश्चिमी जिलों में क्या होता है, चूंकि ये जो कह सकते हो कि हमारा थार का रेगिस्तान है, वहां से गर्म और शुष्क हवाएं उड़ करके चलती रहती हैं, और पश्चिमी क्षेत्र के जो जिले होते हैं यहाँ की मिट्टी की पहली परत को उड़ाती जाती हैं, और जिनमें खास करके आगरा और मथुरा जिले की बात करें तो ये काफी प्रभावित जिला इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगरा और मथुरा पश्चिमी जिलों में काफी प्रभावित जिला। जल की अगर बात करते हैं तो इससे भी हमें 2 प्रभावित क्षेत्र होते हैं। एक आपका पूर्वांचल का क्षेत्र, क्योंकि पूर्वांचल में क्या होता है, बड़ी मात्रा में बाढ़ आता है, और इस कारण से ये काफी प्रभावित होता है। और पूर्वांचल इस कारण से और ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि पूर्वांचल खास करके बाढ़ ये काफी जिलों में आता है, तो हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा जो अपरदन होता है वो इसी के माध्यम से होता है। और दूसरा जो होता है वो पुनः आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में, खास करके पश्चिम क्षेत्र में, और ये आपको देख मिलता है किस क्षेत्र में, आपकी जो चंबल नदी होती है, और चंबल के अलावा इटावा के संदर्भ में यमुना नदी, जिसके माध्यम से क्या होता है, बड़े बड़े खड्ड बन जाते हैं, और काफी प्रभावित जो जिला है वो आपका इटावा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इटावा जिला है वो इससे काफी प्रभावित जिला होता है अवनालिका अपरदन से, जिसमें क्या होता है, बड़े बड़े खड्ड आपके बन जाते हैं जमीन में, तो उसके माध्यम से हमें खेती बाड़ी करने में भी दिक्कत होती है और आने जाने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, क्या करा है, आमिर खुसरो की जब बात करते हैं तो आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? आमिर खुसरो की जब बात करते हैं तो काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। इनकी अगर बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहली बात अपने आप को तोताए हिंद बोला। क्या बोला? तोताए हिंद बोला।
प्रमुख आप भी जानते हैं सन 1253 ईस्वी में इनका जन्म कासगंज के पटियाली में हुआ। कहां पे? कासगंज की जब पटियाली की बात करें तो कासगंज पटियाली में प्रमुख रूप से इनका जन्म हुआ था। प्रमुख अगर देखा जाए तो ये खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं, और खड़ी बोली के अलावा अगर देखा जाए तो सितार और तबला, क्या होता है? सितार और तबला की जब बात करते हैं तो सितार और तबला के आविष्कारक, और इसके अलावा देखा जाए तो कव्वाली के भी जनक इनको माना जाता है। प्रमुख अगर देखा जाए तो इन्होंने 7 अलग अलग सुल्तानों का शासनकाल देखा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक शासक था अलाउद्दीन खिलजी, क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने एक उपाधि भी दी है, खास करके सुल्तान ए जहां का नाम, क्या बोला है? सुल्तान ए जहां की जब बात करें तो सुल्तान ए जहां अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने उपाधि भी दी। इनकी एक पुस्तक होती है, खास करके पुस्तक का नाम है खमसा ए खुसरो, क्या नाम है? खमसा ए खुसरो की जब बात करें तो खमसा ए खुसरो इनके पुस्तक का नाम भी है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कश्मीर की अगर बात करें तो इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि कश्मीर क्या है? धरती का स्वर्ग है, ठीक है? धरती का स्वर्ग, धरती के स्वर्ग की जब बात करते हैं तो इन्होंने कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा। तो इन्होंने किसकी विकास किया? तो इन्होंने जो हमारे यहाँ पे आज खड़ी बोली इस्तेमाल की जाती है उस खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक के द्वारा हमारे यहाँ पे फतेहपुर और फतेहपुर सीकरी के साथ ही साथ आगरा और इलाहाबाद किले का निर्माण कराया गया? ये 3 किले कई महत्वपूर्ण किलों के अंतर्गत देख मिलते हैं, जिनमें फतेहपुर का, आगरा का और इलाहाबाद का, ये किले आपको देख मिलते हैं। इन किलों की जब बात करते हैं तो ये किले किसके द्वारा बनवाए गए? शाहजहां, जहांगीर, बाबर या फिर आपके अकबर। तो बिल्कुल आप सही जानते हैं, अकबर की जब बात करते हैं तो अकबर के द्वारा इन सारे किलों को बनवाया गया। जिसमें आगरा के किले की जब बात करते हैं तो यह भी जानते हैं यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है, खास करके कब? 1983 में, ठीक है? और इसी के साथ ताजमहल को भी सम्मिलित किया गया। फतेहपुर सीकरी की जब बात करते हैं तो इसको सन 1986 में यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया है। और आगरा का किला जो आपको देख मिलता है वो आप भी जानते हैं कहां पे? प्रयागराज में स्थित है। और इसके बाद इसने क्या किया था? इसी के साथ ही साथ आपके प्रयागराज का नाम बदल करके इलाहाबाद भी किया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 73वां संविधान संशोधन जो आपको देख मिलता है अनुक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश में पंचायत विधि विधेयक किस एक वर्ष पारित किया गया? क्योंकि आप भी जानते हैं जो 73वां संविधान संशोधन था उसके अनुरूप 24 अप्रैल, कब? 24 अप्रैल सन 1993 में क्या हो गया? हमारे यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक करार दे दिया गया, और इसके अनुसार अलग अलग आपके प्रावधान भी गठित किए गए। लेकिन इसके बाद अलग अलग राज्यों ने क्या किया था? इस विधि को मान्यता देने के लिए अपने विधानसभा में क्या किया? इससे संबंधित आपके जो बिल या कानून होते हैं उसको पारित किया। तो ये आपको किस रूप में देख मिलता है? तो आप भी जानते हैं कोई भी काम होगा उसके अगले चरण में होगा, अर्थात सन 1994 की जब बात करें तो उस 94 में क्या हुआ? पंचायत विधि विधेयक आपको देखने को मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश क्या हुआ? आपके सदन के अंतर्गत पारित किया गया, ठीक है? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लखनऊ के अंतर्गत ये जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से एक आपका राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय होता है उसमें कितनी % सीटें केवल दिव्यांगों के लिए रिजर्व हैं? दिव्यांगों की जब बात करते हैं तो सबसे पहला बिंदु आप ध्यान रखिएगा, दिव्यांग को लेकर के हमारे प्रदेश में जो पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है वो कहां पे है? तो आपके चित्रकूट में है। चित्रकूट के अलावा दूसरे की जब बात करते हैं तो दूसरा आपके लखनऊ में स्थित है। और इसी लखनऊ में हमने चर्चा भी किया था कि अभी क्या किया गया है? हमारे प्रदेश का पहला दिव्यांग स्टेडियम भी बनाया गया। क्या है? दिव्यांग स्टेडियम की जब बात करते हैं तो ये भी बनाया गया। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने सुना होगा पैरा बैडमिंटन। क्या? पैरा बैडमिंटन की जब बात करते हैं तो पैरा बैडमिंटन जो खेल प्रतियोगिता होती है उसको लेकर के एक आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी आपका यही लखनऊ में स्थापित किया गया। कई बार हमने चर्चा किया है हमारे यहाँ पे कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र, क्या होता है? कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र की जब बात करते हैं तो ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है? कहां पे? आपके लखनऊ के कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र आपके कानपुर के अंतर्गत, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी आप भी जानते हैं कि आपके IIT कानपुर के द्वारा क्या किया गया था? फ्लेक्सिबल जॉ ओपनिंग डिवाइस भी बनाई गई थी। क्या थी? फ्लेक्सिबल जॉ ओपनिंग डिवाइस की जब बात करते हैं तो कैंसर ऑपरेशन के लिए इसको बनाया गया था। और इसके अलावा देखा जाए तो IIT के द्वारा ही हमारे यहाँ पे टच सेंसिटिव घड़ी भी बनाई गई थी। क्या थी? टच सेंसिटिव घड़ी की जब बात करते हैं खास करके दिव्यांग लोगों के लिए तो ये आपका बनाया गया था। और कई बार हमने चर्चा किया है सुहास LY देश के पहले IAS अधिकारी
जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्या किया था, मेडल प्राप्त किया था, तो इनका भी नाम काफी चर्चा में रहता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी आप भी जानते हैं कि यहाँ पे जो सीटें आपकी रिजर्व है, खास करके जब हम दिव्यांगों की बात करें, किसकी, जब हम दिव्यांगों की बात करते हैं तो दिव्यांगों को लेकर के जो आपकी सीटें रिजर्व की गई हैं वो कितनी, तो आपके 50% सीटें आपके दिव्यांगों के लिए है और 50 सीटें आपकी नॉर्मल व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ये जो सावन का महीना होता है उसमें जो नृत्य होता है झूला नृत्य, इस झूला नृत्य का पर्याय हमारे किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, झूला नृत्य। हालांकि आप जानते हैं झूले का संदर्भ सावन के महीने में कि सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, और उसी पे आपने देखा भी होगा कि ये जो परदेसी के संदर्भ में इसकी बकलोलियां होती हैं वो क्या करती है, पूर्वांचल के क्षेत्र में झूला डाल करके अपने पियवा को याद करते हुए कई सारे गिने कह सकते हो कि जैसे कजरी वगैरह की जब बात करते हैं तो उसका गायन भी करती हैं। तो पूर्वांचल क्षेत्र की जब बात करते हैं तो इस पूर्वांचल क्षेत्र में सावन के महीने में ये झूला नृत्य किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि उस समय चूंकि मौसम में हल्की फुहार आई रहती है और नई नई पत्तियां चारों तरफ सुगंधी बड़ी रहती है, तो लोग क्या करते हैं, पेड़ों की डालियों पर झूला डाल के इस तरीके से झूला नृत्य का आयोजन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के संविधान के द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने की और साथ ही साथ कार्य कराने की जो आपकी अधिकार की बात करते हैं तो ये किसे प्राप्त होता है, विधानमंडल को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर आपके मंत्रिमंडल को। और इसका जवाब आप कहां करेंगे, तो इसका जवाब आप वीडियो के कमेंट में करेंगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और बाकी इस क्लास में अगर जो नए जुड़े हैं तो इस क्लास को लाइक और शेयर भी करेंगे ताकि उन लोगों को भी पता चले जो अभी भी क्लास में नहीं जुड़े थे कि आपकी जो महत्वपूर्ण क्लास होती है रोज रात की 9 बजे वो पूरी तरीके से हो चुकी और उसमें हमने विभिन्न पहलुओं को सीखा। क्लास कैसी लगी इसे भी जरूर बताइएगा और विशेष ध्यान रखिएगा खास करके कि उत्तर प्रदेश में फसल भारत के अंतर्गत अग्रणी उत्पादक कौन से होते हैं, तो इसको भी पहला बताइएगा क्योंकि हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में ही इसका जवाब आपको दे दिया था, तो एक बार याद करिएगा। बाकी टेस्ट वाली जरूर ज्वाइन करिए अगर जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और लेखपाल की तैयारी करते हैं तो उसके लिए 5 बुक का सेट। चैनल पे अगर जो नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि रोज इस तरीके से जो महत्वपूर्ण सेशन होता है वो आपको अनवरत तरीके से प्राप्त होता रहे। क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा और वीडियो कैसी लगती है या क्या आपकी कोई क्वेरी है उसको भी लेकर के आपको कोई संदेह होता है तो निसंदेह होकर के कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करिए। समय अभाव के कारण आज थोड़ा कमेंट हम ना पढ़ पा रहे हैं, बाकी अगले दिवस में आपसे मुलाकात करेंगे तो फिर आगे के संदर्भों को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।